नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश में घनश्याम बादल। 10 जून को भारतीय इतिहास में एक नए नाम के साथ दर्ज किए जाने की खबर आप लगातार अलग अलग चैनल्स पर देख रहे होंगे, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे। और वो खबर ये है कि 10 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे कार्यकाल और लगातार प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में इसके लिए जश्न मना रही है, एक सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है। लेकिन इस दावे पर बहुत सारे प्रश्न भी खड़े किए जा रहे हैं। आज के चैनल तीर तर्कश के इस खास एपिसोड में मैं इसी बात पर विश्लेषण करूंगा कि बीजेपी का यह दावा कि नमो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लंबे कार्यकाल की प्रश्न पर आगे निकल गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर या तथ्य पर। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। यदि हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात करें तो राजनीतिक सफर इनका काफी लंबा रहा है। करीब करीब 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार प्रचंड बहुमत दिलवाते हुए एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया, संसद की ड्योढ़ी पर माथा टिकाया और प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। वो तारीख थी 26 मई 2014 की। इससे पहले कि हम इसी को आगे बढ़ाएं, एक नजर इनके कार्यकाल की डाल लेते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी। 1999 में वहां पर सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। केशव भाई पटेल को वहां का बनाया गया था मुख्यमंत्री। लेकिन थोड़े समय के बाद ही उनके खिलाफ असंतोष भारी मात्रा में होने लगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान संभलवा दी। जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां पर शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में, वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2001 की। और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात की विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। उनको उपचुनाव लड़ने में लगभग 5 महीने का समय लगा और उसके बाद वे विधायक पद की शपथ ले पाए। फरवरी में उन्होंने शपथ ली थी विधायक की, यानी यदि कहें उनके उस कार्यकाल की बात करें तो फिर तब से उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में माना जा सकता है, माना जाना चाहिए। ये बात मैंने क्यों कही और यहां पर मुख्यमंत्री पद का प्रधानमंत्री के पद से क्या लेना देना है, इस बात को आप आगे जानेंगे आज के ही इस एपिसोड में। खैर, बात करते हैं 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 10 जून को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने तीसरा कार्यकाल उनका अभी चल रहा है। और 10 जून को उनके इस कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि जवाहरलाल नेहरू एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर केवल 4398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और इस आंकड़े के मुताबिक अब 10 जून को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन यहां पर एक पेंच फंसता है। भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख मानती है 1952 की, जब 1951-52 में ये चुनाव हुए कि भारत में जो पहले आम चुनाव हुए वे शुरू हुए 25 फरवरी 1951 को। कई चरणों में आयोजित ये चुनाव खत्म होते हैं फरवरी 1952 को और जवाहरलाल नेहरू मंत्री पद की शपथ लेते हैं। यदि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की गणना की जाए जो शुरू होता है 1952 से, तो 10 जून तक उनके सचमुच में दिन बैठते हैं 4398। इससे पहले वे अंतरिम प्रधानमंत्री थे, ऐसा भाजपा को कहना है।
लेकिन यहां पर प्रश्न वही उठता है कि जब पंडित नेहरू ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो एक ऐसा देश था जिसके पास न कोई संगठन था, न कोई सिस्टम था, न ही यहां पर चुनाव कराने लायक परिस्थितियां थी। इस सबको करने में करीब करीब 5 वर्ष का समय लग गया। तो जब उस समय न चुनाव आयोग था, न चुनाव हो सकते थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई भी दूसरा कैसे एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकता था। यदि हम 15 अगस्त 1947 की रात में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से उनके कार्यकाल को गिनते हैं तो वे 6130 दिन तक, यानी 16 वर्ष 9 महीने और 21 दिन तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। और इस हिसाब से यदि देखें तो अभी नरेंद्र मोदी उनसे बहुत पीछे हैं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के नाते ही नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू से श्रेष्ठ मान लिया जाना चाहिए? क्या होनी चाहिए एक सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया का काम कैसे किया जाना चाहिए? तो शायद इसमें लंबा या छोटा कार्यकाल इतना मायने नहीं रखता जितने मायना रखती हैं उक्त प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां क्या रही, उनके फेलियर्स, उनकी असफलताएं क्या रही और किस प्रकार से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। आज तीर तर्कश चैनल में हम इन्हीं बिंदुओं को लेकर एक विश्लेषण करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नरेंद्र मोदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में किए गए कार्यों की। यदि हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें एक बिखरा हुआ देश मिला था, जिसे एक करने के लिए बहुत बड़ा जोर लगाना पड़ा। लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने का यदि श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ठहरते हैं। जिस समय देश आजाद हुआ उसके पास कोई अपना विकसित सिस्टम नहीं था, कोई शासन की प्रणाली नहीं थी, उनके पास कोई संविधान भी नहीं था। यानी संविधान बनवाने का श्रेय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्हें एक स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, जो शांत रहकर, चुप रह करके अपना काम करते थे। उन्होंने भारत के विकास की योजना पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बनाई और लंबे समय तक केवल जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, अपितु उनके बाद शास्त्री जी, इंदिरा गांधी और यहां तक कि मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्रियों ने भी उसी योजना को आगे बढ़ाया। अब आकर के ये पंचवर्षीय योजना का जो संकल्पना है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार में बदला गया। यानी हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक टिकने वाली योजना रही पंचवर्षीय योजना। जवाहरलाल नेहरू देश को धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य के रूप में लेकर आगे चले। उनके कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम सद्भावना देखते ही बनती थी। गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, जहां कहीं पर युद्ध होते थे पंडित नेहरू को एक शांति दूत के रूप में उनकी मध्यस्थता करने का अवसर भी कई बार मिला। वैज्ञानिक सोच के चलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू में देश में IIT, IIM, एम्स, बड़े बड़े बांध बनवाना और अर्थव्यवस्था को एक सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व में किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी जो भारत एक बिखरा हुआ, एक दबा हुआ, एक कुचला हुआ भारत पंडित नेहरू को मिला था, उस भारत को उन्होंने एक सुगठित भारत के रूप में विश्व के पटल पर स्थापित किया। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता नरेंद्र मोदी अलग अलग बातों पर पंडित नेहरू की खामियां गिनाते रहें और हर बात का दोष पंडित नेहरू को देते रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नेहरू का शासन खामियों से परे था। नेहरू अपने आप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लालच में कहिए या कहिए बहुत अधिक उदार दिखने के चक्कर में देश को 1962 में चीन के हाथों पराजित करवा गए। ये पहला बड़ा धक्का था पंडित नेहरू के कार्यकाल में जो भारत को लगा और हमारी स्थिति एक बनाना स्टेट यानी एक लिजली जैसे देश के रूप में बनती चली गई।
कश्मीर के मसले पर भी नेहरू आखिर तक कोई ऐसा डिसाइसिव, कोई ऐसा निर्णयात्मक कदम नहीं उठा सके कि कश्मीर का विवाद खत्म हो जाए। उल्टे उन्होंने इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा दिया। तो इस मामले में भी पंडित नेहरू असफल ही कहे जा सकते हैं। उनके समय में संसाधन कम थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, एक प्रधानमंत्री की ये सोच होती है कि देश को ज्यादा से ज्यादा प्रगति पथ पर तेजी के साथ दौड़ाए। लेकिन नेहरू के कार्यकाल में देश के विकास की गति बहुत कम रही, जो केवल 1 से 2% ही कही जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि वे चिंतक थे, युग दृष्टा थे, स्वप्न दृष्टा थे, एकता के सूत्र में भारत को पिरोने में कामयाब रहे। तुरंत मिले पद के बाद दंगों को अच्छी तरीके से निपटाने में उनको सफलता मिली, लेकिन उनकी कमियां भी कुछ रही, इसमें दो राय नहीं है। आइए अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की। 26 मई 2014 को शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी ने उसके बाद जो राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया, उसमें उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक चौकीदार के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि उस चौकीदार को विपक्ष चोर बताता रहा। हम नहीं कह सकते कि वे केवल चौकीदार के रूप में थे, वे एक अधिकार प्राप्त बहुमत के प्रधानमंत्री थे जिनके हाथ में अपार शक्तियां थी। तो हम उनको चौकीदार तो नहीं कह सकते, एक प्रधानमंत्री ही वे रहे। लेकिन देश को परिवर्तन की दिशा में ले जाना, उसकी विकास दर को बढ़ाना, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को एक आक्रामक देश के रूप में स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को उल्लेखनीय और साथ ही साथ प्रभावी ढंग से ले जाना, ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धियां कही जा सकती हैं। उन्होंने जनधन खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना तैयार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं दी, स्वच्छ भारत की योजना को लेकर के वे आगे बढ़े, धारा 370 को हटाने का ऐसा कार्य उन्होंने किया जो उससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। लेकिन ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के नाम भी केवल सफलताओं का ही एक लंबा आंकड़ा हो, उनके हाथ भी असफलताएं लगी। जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर वे जगह जगह गए, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा कहीं ना कहीं इस बात से घटी है और एक संदेश गया है कि प्रधानमंत्री एक देश के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक दल के नेता के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। अचानक लिए गए निर्णय नोटबंदी, उन्होंने तर्क दिया कि इस नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन बाहर आ जाएगा। लेकिन बाद के परिणाम बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यानी नोटबंदी का उनका निर्णय देश हित में रहा हो, ऐसा निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता है। हाँ, राम मंदिर के विवाद को उन्होंने अपने तरीके से सुलझाकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली है। उनके ऊपर ऐसा नहीं कि आरोप नहीं है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप विपक्षी दल लगाते हैं कि उन्होंने सत्ता को व्यक्ति केंद्रित बनाकर रख दिया है। वहां सब कुछ निर्णय अकेले नरेंद्र मोदी या उनके साथ के 2-4 लोग मिलकर लेते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। विपक्षियों के पर्क उतरने में उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का खुलकर उपयोग किया, यह भी आरोप उनके ऊपर है। SIR की प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग को उन्होंने अपने हाथों का एक खिलौना बनाकर रख दिया, यह भी आरोप उनके ऊपर लगते हैं। बैलेट पेपर और EVM को लेकर भी उनके ऊपर संशय की उंगलियां उठाई जाती हैं। और अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी केवल 240 सीटें जितवाने में भाजपा को कामयाब हुए, यानी बहुमत अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। तो इससे भी पता चलता है कि जनता उनमें केवल एक प्रगतिशील या फिर दबंग प्रधानमंत्री ही नहीं देखती, उनकी कमियों पर भी उसने स्टैंड लिया है। जिस तरीके से 22 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी केंद्रित होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर वे विधानसभा चुनाव हो। गुजरात के बाद असम में तीसरी बार उनकी यदि सरकार बनती है तो श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। उड़ीसा जैसे राज्य में
भाजपा का सत्ता में आना, बंगाल में टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये सब नमो के जादू का ही कमाल कहा जा सकता है। जुमलेबाजी का यदि कोई सरताज है, यदि कोई चैंपियनशिप देनी हो, तो फिर उसमें नरेंद्र मोदी से बेहतर नाम नहीं मिल सकता है। जनता की नब्ज को वो पहचानते हैं। कब कहां पर क्या राजनीतिक कदम उठाना है, क्या योजना बनानी है, इसके माहिर हैं, बाजीगर हैं, जादूगर हैं नमो यानी नरेंद्र मोदी। तभी तो उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक कर कहती है मोदी है तो मुमकिन है। देश को आक्रामक छवि देने में नरेंद्र मोदी ने उरी या बालाकोट के हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद उन्होंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान में घुसकर के एक प्रकार से बदला लिया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन यहां पर भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। जीत का जश्न पाकिस्तान भी मनाता है और जीत का जश्न भारत भी मनाता है। अब असलियत क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होंगे और दूसरी कोई सरकार सत्ता में आएगी। वो भी उसी तरीके से उनकी बखिया उधेड़ेगी जिस तरीके से वे केवल अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की ही नहीं, अपितु देश के पहले प्रधानमंत्री तक की बखिया उखेड़ने में जरा सा हिचकिचाते नहीं हैं। कुल मिलाकर दो टूक शब्दों में यदि कहा जाए तो भारत के राष्ट्रनायक के तौर पर, या कहें कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है पंडित नेहरू को, तो उसको परिवर्तन की डगर पर ले जाने, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने, एक दबंग राष्ट्र के रूप में उसे उभारने का श्रेय दिया जाता है नरेंद्र मोदी को। तो इसमें क्या है आपकी राय? क्या आप नरेंद्र मोदी की हिंदू मुस्लिम राजनीति को भी सपोर्ट करते हैं? क्या अमेरिका या किसी एक देश की गोद में बैठ जाने को आप उनकी सफलता मानते हैं? क्या ईडी सीबीआई के उपयोग को आप सही मानते हैं, या दूसरी उज्ज्वला, जनधन जैसी योजनाओं का श्रेय उनको नहीं देंगे? अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बहुमूल्य राय से हमें जरूर अवगत कराएं, जिससे तीर चलते रहें, तर्कश भरा रहे और आप छोड़ें हर असमंजस। देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।